Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic social factors influencing the consumer behavior. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक को स्टार्ट किया था और इस टॉपिक में हमने इसके पहले इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर यानी कल्चरल फैक्टर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग सोशल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इन सोशल फैक्टर्स में द वेरी फर्स्ट फैक्टर सोशल फैक्टर इज द रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं? These are the social, economic or professional groups that have a direct or indirect influence on the person's attitudes or behaviors. Consumers accept information provided by their peer groups on the quality, performance, style, and so on. These groups influence the person's attitude, expose them to new behaviors and lifestyles, create pressure on individual. यानी कि जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो उनके बिहेवियर को फॉर्म करने में इनके रेफरेंस ग्रुप्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन रेफरेंस ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स जिनके साथ में एक पर्टिकुलर पर्सन अटैच होता है और उसके एटीट्यूड और बिहेवियर पर इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हमें से हर कोई एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रुप से अटैच्ड हैं, चाहे वो सोशल ग्रुप है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रुप है, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रुप है, और इन ग्रुप्स का हमारे बिहेवियर पर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। जो भी इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की तरफ से अवेलेबल कराई जाती हैं, इनको कंज्यूमर्स हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। उनकी क्वालिटी, उनके परफॉर्मेंस, उनके स्टाइल, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करते हैं? इनके द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं। इनके बेसिस पर या इन पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप्स के बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती हैं उसके बेसिस पर एक पर्सन अपने एटीट्यूड में चेंजेस करता है, नए बिहेवियर को एक्सपोज करता है, अपने लाइफ स्टाइल को एक्सपोज करता है, और उसके साथ साथ ये जो पीयर ग्रुप्स होते हैं ये इंडिविजुअल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो इन चेंजेस को फॉलो करे, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करे, अपने एटीट्यूड में चेंज करे, अपनी परफॉर्मेंस को चेंज करे। कहीं ना कहीं से एक प्रेशर इनकी तरफ से इंडिविजुअल पर्सन पर क्रिएट किया जाता है। जैसे फैमिली की बात करते हैं या सर्कल ऑफ फ्रेंड्स की बात करते हैं, लोकल क्लब की बात करते हैं, एथलेटिक टीम की बात करते हैं, कॉलेज लिविंग ग्रुप्स की बात करते हैं, ये सब क्या है? दीज आर द स्मॉल रेफरेंस ग्रुप्स जिससे कंज्यूमर्स हमेशा जुड़ा रहता है। किसी न किसी रेफरेंस ग्रुप से कंज्यूमर हमेशा जुड़ा ही रहता है, जिसका एक इन्फ्लुएंस उसके ऊपर कंप्लीटली पड़ता है, उसके बिहेवियर के ऊपर कंप्लीटली पड़ता है। अगर मान लीजिए इन पर्टिकुलर ग्रुप में से कोई भी एक ऐसा मेंबर है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, तो वो क्या बन जाता है? वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का सेल्समैन बन जाता है। वो उसकी तारीफ करता है, अपने ग्रुप्स में जाकर वो उस प्रोडक्ट की तारीफ करता है और बताता है कि किस तरीके से उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फैक्शन गेन किया, और बाकी मेंबर्स भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फैक्शन को गेन कर सकते हैं, और इस तरह से वो ग्रुप के अदर मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तो जो बाकी के कंज्यूमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग अपनी पॉजिटिव ओपिनियन को डेवलप करना शुरू कर देते हैं और वो उससे कम्प्लीटली इंस्पायर्ड जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उस प्रोडक्ट को परचेज करके कंज्यूम करना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वही सोचते हैं कि अगर उसने यूज़ किया है तो ये अच्छा ही होगा, इसलिए उसे भी इसे यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर फिल्म एक्टर का एक ग्रेट फैन है और वो हाई लेवल पर उसे लाइक करता है। अगर उस पर्सनालिटी के द्वारा किसी एडवर्टाइजमेंट में ये मैसेज दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करना फ़ायदेमंद है और ये इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकता है, तो ज़रूर वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा ही करेगा। इसी वजह से क्या होता है, जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर गुड्स को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप के फिल्म स्टार्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी गुड के प्रमोशन के लिए कोई ना कोई फिल्म स्टार अवेलेबल रहता है, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, या फिर डिफरेंट फिल्म एक्टर्स की बात करें, दीपिका पादुकोण, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, जितने भी फिल्म स्टार्स या क्रिकेट स्टार्स हैं, तो किसी न किसी एक पर्सनालिटी को, फेमस पर्सनालिटी को इंक्लूड कर किया जाता है और उसके बेसिस पर कंपनी अपने
कंज्यूमर गुड्स को मार्केट में प्रमोट करती है, क्योंकि इनकी फैन लिस्ट बहुत लंबी होती है। और इनकी फैन लिस्ट लंबी होने की वजह से जब ये कोई भी मैसेज देते हैं तो फैन लिस्ट ये सोचती है कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, और इसी वजह से वो भी इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू द रेफरेंस ग्रुप्स। द सेकेंड सोशल फैक्टर इज फैमिली। जो सबसे नियर होती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के, वो कौन होती है? उसकी फैमिली होती है। इंट्रोडक्शन उसका फैमिली से होता है और लॉन्ग टाइम तक वो फैमिली में ही बाउंड होता है। इसी वजह से फैमिली का उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर पर एक मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ वंस एटीट्यूड, पर्सनल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बाइंग हैबिट्स हैव बीन शेप्ड बाय फैमिली इन्फ्लुएंसेस। यानी कि फैमिली का जो इन्फ्लुएंस होता है उसके बेसिस पर ही कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को, अपनी एटीट्यूड्स को, अपनी बाइंग हैबिट्स को डेवलप करता है। किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर जो उसके फैमिली के मेंबर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के रोल को प्ले करते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई डिसाइडर का रोल प्ले करता है, कोई परचेजर का रोल प्ले करता है, और कोई यूज़र का रोल प्ले करता है इन द बाइंग प्रोसेस। तो इस तरह से फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के रोल्स प्ले किए जाते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस उस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर होता है जिसके बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। अ पर्सन एक्वायर्स एन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड अ सेंस ऑफ पर्सनल एम्बिशन, डज नॉट इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स, स्टिल देयर इन्फ्लुएंस इन द अनकॉन्शियस बिहेवियर कैन बी सिग्निफिकेंट। A person's influence behavior is also influenced by his or her spouse and children. मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने रिलीजियन या पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स बेसिस पर एक हाई ओरिएंटेशन को गेन कर लिया है, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बन चुका है, इन डिफरेंट फील्ड्स में उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है, ठीक है। एंड अ सेंस ऑफ पर्सनल एम्बिशन, और उसने अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत लंबे टाइम तक इंटरेक्शन नहीं किया है, यानी कि अपने पर्सनल एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए उसने इनमें से किसी भी एक फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया है, वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन को एक्वायर कर चुका है, और यहाँ तक कि उसने बहुत लंबे टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन नहीं किया है। इसके बावजूद भी उसका जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इसके पेरेंट्स के बेसिस पर इन्फ्लुएंस्ड जरूर होगा। उसके पेरेंट्स का उसके अनकॉन्शियस बिहेवियर पर एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा, और ये कैसा होगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। छोटा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं होता ये एक लार्ज और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ऑन द अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इस तरीके से फैमिली का 100% इन्फ्लुएंस किसी न किसी हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर रहता ही रहता है। इसके साथ साथ जब हम एक पर्सन के बिहेवियर की बात करते हैं तो उसके स्पाउस, यानी कि जो भी उसका फैमिली, जो उसके स्पाउस है और जो उसके चिल्ड्रन है, उसका भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ता है, और उसके बेसिस पर भी एक पर्सन के बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज जरूर आता है। एक रीफॉर्मेशन स्टेज से पास होता है उसका बिहेवियर उसके स्पाउस और चिल्ड्रन के उसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद से। इसके साथ साथ एक और तरीका होता है, क्योंकि जो वेरियस मीडिया हैं, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरियस मीडिया यूज़ की जाती हैं, वो क्या करती हैं? वो डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराती हैं, और उनका एक ग्रेट एक्सपोजर रहता है। तो उनका ग्रेट एक्सपोजर होने की वजह से क्या होता है? जो फैमिली के अंदर टीनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई डिसीजन फॉलो किया जाता है फैमिली के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मेन डिसीजन मेकिंग में रोल रहता है टीनेजर्स का, और टीनेजर्स पर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो वेरियस मीडिया के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन एक्सपोज की जा रही है उसका पड़ता है, कि क्या इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से एक्सपोज की जा रही है डिफरेंट मीडिया में, इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके डिसीजन मेकिंग पर। और खासतौर से जब हम इंडियन अर्बन फैमिलीज़ की बात करते हैं तो इंडियन अर्बन फैमिलीज़ में जो वाइफ है वो एक परचेजिंग एजेंट का रोल प्ले करती है। और अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की बात करी जाए तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को परचेज करने में फैमिली के द्वारा जॉइंट डिसीजन मेकिंग को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्सन्स डिसीजन मेकिंग रोल को प्ले करते हैं। जब होम बजट की बात आती है
तो वाइफ एक परचेजिंग एजेंट का काम करती है। जब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की बात आती है तो जॉइंट डिसीजंस को फॉलो किया जाता है। जब एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात आती है तो टीनेजर्स डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से इंडियन सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड डोमिनेंस फैमिली है, तो अगर हस्बैंड डोमिनेंस होगी तो लाइफ इंश्योरेंस, टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाएगा। अगर वाइफ डोमिनेंस है तो उस केस में क्या होगा, वॉशिंग मशीन्स, कारपेंटिंग, किचन वेयर, इनके रिलेशन में प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि डोमिनेंस लेवल किसका हाई है जब किसी प्रोडक्ट के रिगार्ड में परचेजिंग डिसीजन को फाइनलाइज किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर रोल की बात की जाए फैमिली मेम्बर्स के, तो उसके बेसिस पर भी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो जो जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स हैं दे आर एडवर्टाइज टू मदर्स, न कि स्मॉल चिल्ड्रन के लिए उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। लेकिन कंज्यूम किसके द्वारा किए जाते हैं, कंज्यूम किसके द्वारा किए जाते हैं, दे आर कंज्यूम बाय द चिल्ड्रन। तो कंज्यूम तो चिल्ड्रन के द्वारा किया जा रहे हैं, लेकिन जो इनके रिगार्डिंग डिसीजन फाइनलाइज किया जाता है वो मदर्स के द्वारा फाइनलाइज किया जाता है। इसी वजह से जो इनका एडवर्टाइजमेंट होता है वो मदर्स को ध्यान में रख के करा जाता है। देखा भी होगा आपने ना। ठीक है। तो क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो डिसीजन मेकिंग के लिए अभी उतने काबिल नहीं है, इसी वजह से मदर्स को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को डिजाइन किया जाता है। ऐसा ही फैमिली के रेफरेंस में जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में 3 जनरेशन फैमिली बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, जिसमें कौन कौन होता है, एक हस्बैंड है, वाइफ है, कम से कम उनका एक चाइल्ड है और कम से कम उनका एक ग्रैंड पेरेंट भी उस फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रूरल एरियाज़ में कॉमन फैमिली स्ट्रक्चर होता है और जो फैमिली का हेड होता है वो बाइंग डिसीजन में मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि अगर इन फैमिलीज़ में शादियाँ होती हैं वो भी बड़े लोगों के द्वारा यानी कि एल्डर्स के द्वारा ही सेटल की जाती हैं। तो इस तरह से जो फैमिली है वो हर इंडिविजुअल पर्सन के बाइंग बिहेवियर पर एक मेजर इम्पैक्ट फॉलो करती है, एक मेजर इन्फ्लुएंस को फॉलो करती है और इसके बेसिस पर इंडिविजुअल पर्सन्स के बाइंग बिहेवियर को डेवलप किया जाता है। और इन फैमिली के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही डिफरेंट कंपनीज अपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को भी डेवलप करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट सोशल फैक्टर इज द known as the roles and status. Roles and status, these are the factors which also influence decision making. रोल का मतलब क्या होता है, the activities of the person in a group, यानी कि एक ग्रुप में रहते हुए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा जिन एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाता है हम उसे उसके रोल के नाम से जानते हैं उसे। जैसे जब एक वुमन की बात करी जाए फैमिली के अंदर तो वो एक वाइफ का रोल भी प्ले करती है, मदर का रोल भी प्ले करती है, सिस्टर का रोल भी प्ले करती है। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अगर वो जॉब में है और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही है तो वो एक एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रही है। और अगर किसी एसोसिएशन से जुड़ी हुई है तो उस एसोसिएशन में एक सेक्रेटरी का रोल भी प्ले कर रही है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के रोल्स को प्ले करता है और हर रोल अपने साथ एक स्टेटस भी कैरी करता है। जैसे अगर वो एक एसोसिएशन में सेक्रेटरी के रोल पे प्ले कर रही है तो जो उसका स्टेटस है वो किसका हो गया, इट इज द स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसका स्टेटस हो गया। या अगर वो एम्प्लॉय है तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर अगर काम कर रही है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द स्टेटस ऑफ द वीमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर पर्टिकुलर रोल के साथ में एक स्टेटस जुड़ा हुआ होता है और पीपल क्या होता है वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं जो सोसाइटी में उनके स्टेटस को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने का रोल प्ले करता हो। तो जो प्रोडक्ट उनके स्टेटस को सोसाइटी को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकता हो ऐसे प्रोडक्ट को इनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एग्जीक्यूटिव की बात करूं जो एक मल्टीनेशनल बैंक में वर्क में इन्वॉल्व है तो वो क्या करेगा, वो ब्रांडेड शर्ट्स या ट्राउजर्स को परचेज करेगा, एक्सपेंसिव वॉचेस को परचेज करेगा, परफ्यूम्स को परचेज करेगा और अपने ऑफिस जाने के लिए कार परचेज करेगा और उसे ड्राइव करते हुए जाएगा क्योंकि उसे अपना स्टेटस एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर मेंटेन करना है। इसी वजह से वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक प्रोड्यूसर है जब वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सोसाइटी में
इंडिविजुअल के स्टेटस और रोल को ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरफ तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है और दूसरी तरफ सोसाइटी में इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के द्वारा जिन रोल्स एंड स्टेटस को फॉलो किया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है और उसी के बाद प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डेवलप किया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट सोशल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज फॉर्म्ड। द रेस्ट ऑफ द factors influencing consumer behavior we will discuss in the next lecture. Thank you.